और आइए अब शुरू करते हैं 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो। तो 12 से 2 देश के पॉलिटिकल शो का वक्त है और मेरे साथ यहां स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है जो आज की सियासी खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी, राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं इनके साथ चर्चा शुरू करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको आज की पहली सियासी खबर जिस पर शो में हम बात करेंगे उसी की जानकारी देते हैं। करीब 19 घंटे का इंतजार बाकी, तेलंगाना में वोटिंग शुरू हो जाएगी। फिर 5 चुनावी राज्यों में तेलंगाना वो आखिरी राज्य बाकी रह गया है जहां वोटिंग होनी है। बाकी 4 में आप जानते हैं मतदान हो चुका है। अभी पिछली बार 25 नवंबर वो तारीख थी जब राजस्थान में वोटिंग हुई और अब कल मतलब 30 नवंबर तेलंगाना में वोटिंग का दिन। केसीआर ओवैसी के साथ हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी भी ओबीसी चेहरे का दांव खेल रही है। तो केसीआर को सत्ता से हटाना चाहते हैं ये अन्य विपक्षी दल, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इस चुनाव में सभी दल अपने अपने वादों के साथ जोरदार प्रचार करते हुए नजर आए और एक दूसरे पर जोरदार प्रहार भी करते हुए नजर आए। जनता को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश हर राजनीतिक दल की तरफ से की गई। अब कल वोटिंग है और आज एक बार फिर ये समझ लेते हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया तेलंगाना का, और ऐसे में मुद्दों के सहारे किसका दांव भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो किसके कौन से मुद्दे एक एक कर आपको बताती हूं। अगर कांग्रेस के चुनावी वादों का जिक्र यहां पर किया जाए तो देखिए, इसमें महालक्ष्मी योजना के तहत 2,500 रुपए महीना वित्तीय सहायता का जो वादा है, और फिर वो जो गैस सिलेंडर है एलपीजी का वो 500 रुपए में देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, गृह ज्योति के तहत सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा। रायथू भरोसा योजना किसानों, किराएदार किसानों मतलब जो भूमिहीन किसान हैं उनके लिए भी हर साल 15,000 प्रति एकड़, कृषि श्रमिकों के लिए 12,000 प्रति वर्ष देने का वादा। इंदिरम्मा इंदलू योजना के तहत घर के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने का वादा। युवा विकासम योजना के तहत छात्रों को 5 लाख की सहायता देने का वादा। तो ये वो तमाम वादे हैं जो कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। और अगर आगे बढ़ें और बात जरा अन्य राजनीतिक दलों के वादों की कर लें तो इसमें अब नजर बीआरएस जो सत्ताधारी पार्टी है और जिसके लिए कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है इस चुनाव में, उसके वादों पर नजर डालिए। रायतू बंधु राशि और आसरा पेंशन राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना, गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त जीवन बीमा देना, रायतू बंधु के तहत मदद में बढ़ोतरी करने का वादा, राशन कार्ड धारकों को बढ़िया चावल देने का वादा। तो ये वो तमाम वादे हैं जो बीआरएस की तरफ से किए गए हैं और ऐसे में किसका वादा चलेगा इसी पर नजर। बीजेपी के वादों पर अब एक नजर डाल लीजिए। मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा है 4%, वो खत्म करने का वादा, ये सबसे बड़ा वादा जो बीजेपी कर रही है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 4 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा। समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा। बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए की एफडी देने का वादा। किसानों को 2,500 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता का वादा। तो ये वो तमाम वादे हैं जो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं और इसीलिए अब चर्चा करना जरूरी हो जाता है। सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि तेलंगाना में जब कल मतदान होगा तो फिर वोटिंग की तैयारी है और तेलंगाना में तमाम वादों के बीच किसका मुद्दा भारी है। आपसे शुरू करती हूँ रामकृपाल सर, क्या लग रहा है आपको? एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ सकती है क्या? देखिए रोमाना जी, कोई फोरकास्ट करना जोखिम भरा काम है। कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना है निश्चित रूप से है कि 2018 की तुलना में 2023 के ये चुनाव 5 राज्यों के इतना अनिश्चय और इतना परस्पर विरोधी, जैसे शुरू में जो ओपिनियन पोल्स आए थे, अब मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूं तो वे लोग भी थोड़ा असमंजस में हैं कि हो सकता है नतीजे हो जाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मतलब नतीजे कोई अलग हो जाएं बिल्कुल, तो अब 3 तारीख को फैसला होगा। लेकिन जो बात आप कह रही थी, एक मैंने जो एक ट्रेंड देख रहा हूं अचानक पिछले कुछ सालों से कि राज्य सरकारों के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया है कि अब वो हर चीज़ के लिए जिस तरह से आम गरीबों का इतना ख्याल रखने लगी हैं, पैसे देंगे बिजली मुफ्त में, फलाना मुफ्त में। तो ये जो अचानक से बाढ़ आ गई है तो चलो आम जनता के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मेरा ये कहना है बस इतना ही है कि ये चीज़ें, ये जो फ्रीबीज हैं और लोक लुभावन चीज़ें हैं, इनका कहीं कोई अंत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं
कुल मिलाकर के हमारे भविष्य के लिए बड़ा बड़ी नैतिकता के पटल पर आप खतरनाक सवाल चीज़ उठा रहे है। हैं, लेकिन फिलहाल हम तो चुनावी राजनीति का जिक्र कर रहे हैं और ऐसे में चुनावी राजनीति में ये जो वादों की भरमार है, विजय जी आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा किस पर भारी पड़ सकता है? देखिए, फ्रीबीज में तो तीनों लोगों ने बहुत मार की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पोलराइज करने के लिए उन्होंने एक मुस्लिम आरक्षण को रद्द करने का मुद्दा उठाया, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कोई मेन कंटेंडर है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह बनाने के लिए वो काम कर रही है। और बीमा योजना जो है वो दोनों के बराबर है। कांग्रेस ने 10 लाख रुपए दिए हैं, तो वो तेलंगाना की जो सरकार है केसीआर की, वो 15 लाख रुपए दे रही है। मुझे लगता है बीमा योजना और गृह लक्ष्मी की जो योजना है, महिलाओं को लेकर जो बार बार फोकस किया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ये सवाल जो रामकृपाल जी ने भी उठाया, वो केवल नैतिक सवाल नहीं है, वो पॉलिटिकल सवाल भी है कि आप 60%, 67% करीब कर्जा लेकर राज्य सरकारें वो फ्रीबीज दे रही हैं। हालांकि उत्तर भारत में तो अभी सर्दी है, तो रेवड़ियों का मौसम है जी। लेकिन ये ना तेलंगाना तो वहाँ पर सर्दी नहीं है, फिर भी रेवड़ियाँ बहुत बांटी जा रही है और उसका असर कितना दिखाई देता है। मुझे लगता है कांग्रेस जो है पूरी तरह से तैयार बैठी है कि केसीआर की जो एंटी इनकम्बेंसी है उस पर उनकी गारंटी योजनाएं भारी पड़े और कर्नाटक का जो असर है, कर्नाटक की जीत का फायदा वो वहाँ पर उठाना चाहिए। तेलंगाना तक पहुंचे। आपकी नजर में तेलंगाना में सबसे अहम मुद्दा कौन सा? देखिए क्या है, सभी दलों ने बड़े बड़े वादे करके एक दूसरे को पटकरी लगाने का प्रयास किया है। और दूसरा एक चीज़ और इस बार देखेंगे आप कि चारों राज्यों में जो घोषणा की गई है और जो वादे किए गए हैं लगभग आपस में मेल खा रहे हैं। और इसमें जो बड़ा फोकस है वो महिला मतदाताओं पे है। महिला मतदाताओं पे फोकस करने का तात्पर्य ये हुआ कि इन्हें अब लग रहा है कि यदि एक वोट हमारे साथ आ जाए तो हमारे लिए बहुत होपफुल रहेगा। कांग्रेस के सामने मेरे ख्याल से महिला भी और किसान भी, किसान, हाँ दोनों। हाँ। अब कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती मैं इसलिए मानता हूँ कि उसको 19 सीटों को 60 सीटों में बदलना है। उसके लिए उसने सबसे बड़ा जो खेल किया है वो किया है मुस्लिमों के लिए अलग से घोषणा पत्र देने का, क्योंकि उसको डर ये है कि ओवैसी यदि उसके वोट को ले गए तो कहीं ना कहीं उसको फिर से सत्ता से दूर रहना पड़ सकता है। इसलिए उसने महिलाओं को भी प्रलोभित करने का प्रयास किया, मुस्लिम समाज को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया और किसानों के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा परोसा है और एक बड़ा पैकेज बनाने का प्रयास किया है मतदाताओं का कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ रही है। वो पूरा मूवमेंट आप देखिए तो लोकसभा चुनाव का रिहर्सल कर रही है, क्योंकि 4 महीने के बाद उसको लोकसभा चुनाव लड़ना है। और पिछली बार विधानसभा में 7% वोट पाने वाली भाजपा 19% वोट लेके 4 सीटें ले गई थी। तो उसको इस बार उम्मीद है कि हम फिर से लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें हासिल करें। जानकारी आप दे दी। दिबांग भी अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। दिबांग, हम चर्चा कर रहे हैं कि कल तेलंगाना में वोटिंग है और ऐसे में किस राजनीतिक दल का मुद्दा आपकी नजर में कौन सा भारी? मुझको लगता है ये जो फ्रीबीज वाला मामला है वो तेलंगाना में बहुत मजबूती से कांग्रेस उठा रही है। बगल में कर्नाटक में उन्होंने ये काम करके भी दिखाया और बल्कि जब कर्नाटक में चुनाव नतीजे आए तो जब हड़कंप सा मचा बीआरएस में, तो उनके नेता ने कहा केसीआर ने कि उसका बहुत ज़्यादा असर हमारे यहाँ नहीं पड़ेगा। तो एक फ्रीबीज वाला मामला है। ये भी एहसास है केसीआर में और कांग्रेस को भी ये लगता है कि इस बार ये जो मुस्लिम वोट है वो उनसे छिटकेगा। बीआरएस के जो नेता हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बोल भी रहे हैं कि 70-80 होता था और इस बार 70-30 होता था, इस बार 30-70 भी हो सकता है। तो ये 2 बड़े मुद्दे हैं मेरे ख्याल से जो वहाँ पर इस बार दिखाई देंगे बहुत। जी, को अगर छोड़ दिया जाए तो माइनॉरिटी वोट जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में मुझे लगता है कि कांग्रेस में इस बार शिफ्ट हो सकता है। ठीक है सर, क्योंकि माइनॉरिटी वोट की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, हिंदुत्व का हमने पहले जिक्र किया। आपने जैसे कि कहा कि साहब बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश ये कि बार बार जो दोहरा रही है कि साहब हम सत्ता में आएंगे तो 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण हमें बर्दाश्त नहीं, क्योंकि संविधान के आधार पर विरोध नहीं है। वहाँ पर तेलंगाना में मुस्लिम्स का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर नहीं है। ओबीसी के तहत उनको आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन उनके लिए अलग से प्रावधान है 4% का। इसी को लेकर ये पूरा का पूरा तेलंगाना का चुनाव जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम होता हुआ नजर आया, इस पर भी मुझे लगता है आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। वोटिंग से पहले तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है बीआरएस और कांग्रेस पर पैसे बांटने और लोगों को डराने का आरोप लगा रहे हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी कह रहे हैं मतदाताओं को शराब और पैसे बांटे जा रहे हैं। ये आरोप हैं जी किशन रेड्डी के, जो सीधे सीधे कटघरे में बीआरएस और कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं। चुनावी माहौल में इस तरीके के आरोप जब लगाए जाते हैं तो उसका
एक अपना मतलब भी निकाल लिया जाता है। रामकृपाल जी, आप उस पर बेहतर रोशनी डाल पाएंगे। रोमाना जी, जब राज्य सरकारें ऋणम कृत्वा घृतम पी वेम कि मतलब चाहे जहाँ से भी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ये कर रही हैं, तो ये तो बहुत मामूली सी बात है। हाँ। ये पैटर्न तो बहुत पुराना रहा है। हाँ। अब जब राज्य सरकारें इतनी दानवीर हो गई, हर चीज के लिए पैसा लुटा रही हैं, हाँ। तो ये सब चीजें तो उसमें आएंगी। पर बड़ा दिलचस्प सर, तेलंगाना में बीजेपी की तरफ से ये आरोप बीआरएस और कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा था कैसे कांग्रेस की तरफ से यही आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे थे। और इस बीच कह क्या रहे हैं जी किशन रेड्डी, सुना देते हैं पहले। बीआरएस एंड कांग्रेस पार्टी घर घर को पैसे बांटना, लोगों को डराना ये कर रही है। कल रात में भी हमारा मुदोल का कैंडिडेट के दामाद के घर पे भी पुलिस रेड करके बहुत मारपीट हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है। क्यों गए अभी तक पता नहीं उनके घर के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस गए है। वैसे ही करीमनगर में भी बंडी संजय के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी टीआरएस के कार्यकर्ता बहुत पैसे बांटे, हर जगह भी हो रहे। इसको रोकना इलेक्शन कमीशन का और ऑफिशियल्स का जिम्मेदारी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए किस तरीके से तेलंगाना में कल वोटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले ही ये सियासी खबरें एक के बाद एक जो सामने आ रही हैं और इनमें आर पार कैसे छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिरोज खान नाम है कांग्रेस के उम्मीदवार का, जिन पर एफआईआर, आरोप वोटर को पैसे देने का। नामपल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान, वोटर को 1 लाख रुपए देने का आरोप है इन पर। हैदराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। देखिए नामपल्ली सीट जो है, अब इसका समीकरण आपको इस रूप में समझना होगा कि ये वो सीट है जहां पर एआईएमआईएम जीत दर्ज करती आई है। जो हैदराबाद की लोकसभा सीट है उसी में पड़ने वाली ये असेंबली सीट है। और यहां पर अब कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके की चुनौती एआईएमआईएम को दी जा रही थी, उसको लेकर लगातार सियासी आर पार, लेकिन अब तो मामला एफआईआर तक पहुंच गया। शुक्ला जी, हाँ, निश्चित तौर पे हैदराबाद में सारा फोकस ओवैसी, पूरे तेलंगाना में सारा फोकस हैदराबाद पे करके चलते हैं, क्योंकि वहाँ 45 से 50% मुस्लिम मतदाता है और वो मुस्लिम मतदाताओं को वो अपने साथ जोड़ के चलते हैं। आप देखिए कि चुनाव में अक्सर ये आरोप लगता है कि बीआरएस और ओवैसी ये दोनों की मिली भगत होती है। और जब तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था तब आपका ओवैसी और चंद्रशेखर राव दोनों की धाराएं अलग अलग थी, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद चुनावी समीकरण को देखते हुए दोनों लोग कहीं ना कहीं दोस्ती करके चल रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि हमेशा ग्रेटर हैदराबाद में जो सीटें ओवैसी की है उसको छोड़ के चंद्रशेखर राव दूसरी जगहों पे फोकस करके चलते हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यदि उनका किला दरकेगा तो ओवैसी जी कोशिश यही करेंगे कि वो अपने मतदाताओं को साथ में रख के चले, और उसके लिए राजनीति में भी साम दाम दंड भेद का पूरी नीति अपनाई जाती है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं मिजाज समझा जा सकता है तेलंगाना के इस चुनाव का, जहां पर अब एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2, और कल आप जानते हैं तेलंगाना में वोटिंग होनी है। और उससे पहले देखिए किस तरीके से सियासी पारा हाई। जी किशन रेड्डी बीजेपी के अध्यक्ष, तेलंगाना में उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है बीआरएस और कांग्रेस पर पैसा शराब बांटने का। और अब तो कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर भी इस मामले में दर्ज हो गई है। विजय जी, वोटिंग से पहले इस तरह के आरोप लगना मतलब न तो बहुत गलत है न बहुत सही है। ये पार्शियल होता है, मतलब कुछ कुछ जगह पर ऐसी रूटीन होता है और होता रहता है। और अब जब वोटिंग हो रही है और खासतौर से ऐसा क्रूशियल इलेक्शन हो गया जहाँ बीआरएस के 10 साल पूरे हो रहे हो, तो सबको लग रहा है कि उसको कैसे पुश किया जा सकता है। और मुस्लिम वोटर्स को, जैसे फिरोज खान साहब का आपने जिक्र किया, क्योंकि नामपल्ली सीट पर कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि जो ओवैसी साहब है उनका जो मुस्लिम लीडरशिप का जो एक राष्ट्रीय सपना है उसे ध्वस्त किया जाए। वो केसीआर से भी ज़्यादा कांग्रेस की इच्छा है, क्योंकि वो 2024 के, हाँ, वो तमगा छीन लिया जाए। 2024 के चुनावों के लिए भी ज़रूरी है कि कांग्रेस ओवैसी से मुस्लिम लीडर का जो पूरा हक है उसे छीन ले। ठीक है दिबांग जी, जो एफआईआर दर्ज हुई है फिरोज खान पर, इसके अलावा जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं शराब पैसे बांटने के, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये चुनाव में बहुत साधारण सी बात है कि आप एफआईआर दायर कीजिए अपने विरोधी पर, आप इस तरीके से पैसे बांटने के आरोप लगाइए, आप शराब बांटने के, ठंड है तो अभी कंबल भी बटेगा, उसका भी मेरे ख्याल से जिक्र आ जाएगा कहीं ना कहीं। ये बहुत हम चुनाव दर चुनाव देख रहे हैं कि बहुत ही साधारण बात है। ये सब जानते हैं कि सभी पार्टियां पैसे बांटती हैं, सभी पार्टियां दारू बांटती हैं और इस तरह की, बोलिए।